यस, सो लास्ट क्लास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या होता है, अगर कोई एक वर्ड है, जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही लाफ्ड, ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस में बोलूं तो आपको समझ में आ रहा है इसका क्या मीनिंग हुआ, वो हंसा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मीनिंग, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, शी सीम सैड, इसमें से अगर मैं सैड डिलीट कर दूं तो क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा? फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज भी नहीं होगा एक्चुअली वो, क्योंकि उसमें कोई मीनिंग नहीं आएगा। फ्रेज का हाँ, फ्रेज मीनिंगलेस नहीं होता है, दे आर यूज्ड फॉर सम मीनिंग्स, ठीक है। फ्रेज मीनिंगलेस नहीं होता है, कुछ तो मीनिंग उसका होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट में रहता है, ठीक है। इसका लेकिन कोई मीनिंग आप निकाल नहीं सकते, राइट। तो इसकी जगह सैड लगा दिया तो इसका मीनिंग बन गया सेंटेंस का, राइट। तो ये जो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस को अधूरा छोड़ देते हैं, हिल रहा है वायर शायद, ये सेंटेंस को जो अधूरा छोड़ देते हैं, ये जो वर्ब होते हैं इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। और ये जो वर्ड होता है जो कंप्लीट करता है सेंटेंस को, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इन वर्ड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स विदाउट विच द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट आपका होता है दो तरीके का, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होता है जो आप उसमें ऐसा देगा मैम जैसे कुछ छोड़ देगा, आपको वो ऐड करना। हाँ, बिल्कुल, वो छोड़ देगा, वो ऐड करना होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ से वर्ब छोड़ दे, वर्ब को आपको सही फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, टेंस में लिखना होगा, कुछ ऐसा वो आपको या फिर ये इसको हो सकता है एक्टिव पैसिव में चेंज करने बोल दे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आपके सब्जेक्ट को, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे, कुछ मॉडिफाई करे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर सब्जेक्ट रहेगा तभी तो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, राइट। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप तभी बताएंगे जब आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वैसे ही जब ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में तभी आप उसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। दैट मीन्स अगर देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस तो देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट है तो दैट मीन्स आपका वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। वो बाद में कोई और वर्ब होगा, उससे पहले वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा बिकॉज उसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए कैसे करता है, राम इज अ टीचर, यहाँ पर और किसी के राम का डिफाइन कर रहा है, राम के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, छोटा से छोटा डिस्क्रिप्शन भी अगर दे रहा है तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट तो राम ही है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, दैट मीन्स ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी मेड राम द मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? मॉनिटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, और राम क्या है? तो फिर भी तो सब्जेक्ट है, बी तो सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने किसी को मॉनिटर बनाया दैट मीन्स तो फिर राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा, कैसे होगा? अगर आपने किसी को क्लास में मॉनिटर बनाया तो या तो ये टीचर का डिसीजन होगा या फिर स्टूडेंट्स ने वोट किया, ठीक है, तो वो बी हो जाएगा, किसी के करने से वो मॉनिटर बना। कौन बना मॉनिटर? राम बना, तो इफेक्ट पड़ा राम पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बना राम? मॉनिटर बना, दैट मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट। जो मॉनिटर वर्ड है वो आपका डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ओके। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज योर डायट्रांजिटिव वर्ब। डायट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ब होते हैं जिसके सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके ऊपर सबसे पहले असर पड़ता है, जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन है, वो क्या कर रहा है उसका जो जवाब होगा, ठीक है, व्हाट ही इज डूइंग, वो उसका आंसर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको किया, ठीक है, या किसको उस पर इफेक्ट पड़ा बाद में, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि ही गेव मी अ पेन, अब मैंने ये यहाँ पर पेन उठाया पहले, फिर मैंने उसको आपके सामने प्लेस कर दिया, तो सबसे पहले पेन की पोजीशन चेंज हुई, राइट। तो पेन की पोजीशन जो चेंज हुई तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा पेन पे, तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अगर हाँ उसके बाद फिर आपके पास मैंने पेन दिया तो आपके पास उससे पहले पेन नहीं था, तो आपका स्टेटस चेंज हुआ दैट यू पोजेस अ पेन नाउ। ठीक है, आपके पोजेशन में एक पेन आ गई तो आपका स्टेटस चेंज हुआ, तो मी जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दिस लॉ, ठीक है, ये रूल अगर आपको याद नहीं रहे तो एक सिंपल सा रूल है, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो मोस्टली हमेशा आपका लिविंग थिंग होता है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए ज्यादातर केसेस में जो भी आपका इनडायरेक्ट रहेगा वो आपका लिविंग थिंग रहेगा। जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम आस्क्ड हर अ पर्सनल क्वेश्चन, मतलब उसने पहले क्या जवाब है उसका, पहले क्वेश्चन है कि उसने क्या किया। ठीक है, क्या किया तो क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे पूछा, हर से पूछा, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये आपका फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट है जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करके बना सकते हैं। पहले क्या किया गया है, इनडायरेक्ट को पहले लिखा गया है, साथ ही साथ सिर्फ आर्टिकल लगाकर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। यहाँ पे क्या किया कि पहले आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर एक प्रपोजिशन के थ्रू आपने इनडायरेक्ट को कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। ठीक है, वी गेव द चाइल्ड अ पेन, मतलब द चाइल्ड अ पेन साथ में आ रहा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। देन उसके बाद वी गेव अ पेन टू द चाइल्ड, पहले डायरेक्ट आ रहा है, फिर प्रपोजिशन आ रहा है, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट आ रहा है। तो जब पहले डायरेक्ट लेंगे तो उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट पहले ले रहे हैं तो उसके बाद आपको प्रपोजिशन लगाना है, तो उसके बाद उसको आप कनेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है उसको आप बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। इसका अलावा और कोई इसका डिस्ट्रैक्शन मतलब डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ उसको सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दे। जैसे यहाँ पर द हाउस इज ग्रीन, हाउस आपका सब्जेक्ट है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ग्रीन, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया इज। ठीक है, द हाउस वॉज वाइट, पहले वाइट था, तो हाउस हो गया आपका पहले सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको क्या जोड़ रहा है, वॉज जोड़ रहा है। ठीक है, प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट क्या होते हैं, प्रेडिकेट वो वर्ड्स होते हैं जो सिंपली फॉलो करते हैं। मतलब वहाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है, वहाँ नहीं करता है, वहां नहीं कर रहा है, वो वायर हिल रहा होगा कहीं। प्रेडिकेट जो होता है वो सिंपली एक सिंपल वर्ब को फॉलो करता है, पहली बात तो सेंटेंस में। ठीक है, दूसरी बात वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो जगह होता है उसकी जगह पे लगाया जाता है, पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में यूज हुआ है। तो अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव फॉर्म होगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म होगा। जैसे ही सेज द वाटर इन मुंबई टेस्ट टेरिबल, अगर मैं कहूँ कि वो जो रेस्टोरेंट है उसका जो फूड है वो अच्छा नहीं टेस्ट करता है, तो मेरे कहने से किसी का असर नहीं पड़ रहा है ना, तो दैट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इफ माय वर्क, जो मैं जो काम कर रही हूँ उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है क्योंकि मैं बोल रही हूँ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर द वाटर, सॉरी, द वाटर इन मुंबई को डिस्क्राइब कर रहा है, टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स टेस्ट यहाँ पर एक सिंपल वर्ब है जिसको फॉलो कर रहा है एक वर्ड टेरिबल। तो टेरिबल क्या होता है, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा तो ये कौन सा प्रेडिकेट हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। कोई डाउट इसको? ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई वर्ड होता है, सिर्फ वर्ड से आप नहीं बता सकते कि वो वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ड है, पर ये टेबल बनाया गया है यहाँ पर, इसको बताया जा रहा है कि ये ट्रांजिटिव ही होगा और ये इंट्रांजिटिव ही होगा। कैसे बता सकते हैं, तो वही ना जिससे ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसमें फॉर्मेट कैसे बना दिया इसको, अगर आप सेंटेंस में डाला ही नहीं, ऐसे बनाया कि ये जो वर्ड है इनके साथ जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही फॉर्म होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग, ठीक है, यू आर गोइंग, यू आर लिविंग,
तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये वर्ब्स का इफेक्ट सिर्फ उस पे पड़ता है जो ये काम करता है। मैं अगर घर जा रही हूँ, ठीक है, तो इसका इफेक्ट किसी और पे नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स गोइंग या कमिंग वाले जो सेंटेंसेस हैं, ये इफेक्ट नहीं डालते हैं किसी और पे। दैट मीन्स इनसे कभी इनट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव आप बता सकते हैं कि इनके साथ लगाकर आप ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही नहीं, तो ट्रांजिटिव आप कभी बना ही नहीं सकते हैं। और उसका कुछ फॉर्म चेंज करके आप बना सकते हैं, तो ये फॉर्म चेंज करके यानी कि टू लगाकर आप उसको बना सकते हैं ट्रांजिटिव। नहीं, वो नहीं होगा। सेंटेंसेस होगा, देख लीजिए, आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, मतलब इसका जगह पे वो वाले तो सेंटेंसेस नहीं होंगे, कम गो ये वाले नहीं होंगे, लेट लेन राइज सेट ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। सम कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं ट्रांजिटिव बना सकते हैं, कुछ हैं जिनको फॉर्म चेंज करके आप ट्रांजिटिव बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही इज लेइंग द टेबल। लेइंग द टेबल मतलब, लेइंग द टेबल का क्या मतलब हुआ? मतलब आप अगर खाना रखते हैं ना, टेबल पे सजाते हैं ना, तो उसका डेकोरेशन तो नहीं बोलेंगे, खाना रख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लेइंग द टेबल, ठीक है। आप टेबल पे सजा रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ही इज लाइंग ऑन द सोफा, ठीक है, वो सोफा पे लेटा हुआ है। तो ये इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कब बनेगा? जब आपको कहीं इफेक्ट दिखेगा, कहीं इफेक्ट दिखेगा तभी तो, ठीक है। सरफेस पे टेबल के सरफेस पे खाना गया, आपने खाया, इफेक्ट हुआ कुछ, वो जाके सोफे पे लेट गया फिर खाकर, तो उसका इफेक्ट कहाँ गया? तो लेट गया बस, राइट। तो इफेक्ट अगर दिखा तो ट्रांजिटिव हुआ, नहीं दिखा तो इनट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। ये आप देख लेना जब मैं भेजूंगी तब, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब जो होता है, पॉजिटिव वर्ब ये होता है जहां पर इनडायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शंस के लिए। अब एक्शंस के लिए आपका इससे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल था? सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल था सेंटेंस में। तो यहाँ ये बोल रहा है कि कैजुएटिव वर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ब होते हैं जिनका आप जिनमें सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट रहता है, ठीक है, कोई और रहेगा रिस्पॉन्सिबल। जो काम बताया जा रहा है सेंटेंस में, उसके लिए कोई और रहेगा रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया, तो मैंने जबरदस्ती थोड़ी उसका जबड़ा हिला के हंसाया उसको, राइट। मैंने कुछ बोला, ठीक है, मेरा कोई एक्शन है जिसका उसने रिएक्शन दिया मुझे, ठीक है, वो मेरी किसी बात पे हंसा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इफेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। जो एक्शन हो रहा है, जैसे वो लाफिंग एक एक्शन है, ठीक है, तो वो एक्शन कैसे हुआ? मेरे एक एक्शन का वो रिएक्शन है। मैंने कुछ जोक बोला, मैंने कुछ बात की उसको, ठीक है, फिर मैंने कुछ बात की उसको, तो उसके बाद ही वो हंसा उस पर, ठीक है, समझे? कोई डाउट इसमें? मतलब सब्जेक्ट का वो, सब्जेक्ट के एक्शन का ऑब्जेक्ट रिएक्शन देगा, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिएक्शन देगा। इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा, वो रिएक्शन के तौर पे होगा, ठीक है। वो सिर्फ मतलब आपको ऐसे ही नहीं पता चलेगा कोई कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, आपको इफेक्ट दिखेगा उसमें, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस यू कैन स्टार्ट दिस। ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं आपके दो टाइप के, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी के भी तीन टाइप होते हैं, ठीक है, टू बी वाले वर्ब, टू हैव वाले और टू डू वाले। टू बी वाले क्या होते हैं? ये सारे, इज, एम, वॉज, वर, आर, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये आपको पता है? एम हमेशा आई के साथ यूज होगा प्रेजेंट टेंस में। आई के वाला रूल हमेशा ये याद रखना, आई के साथ हमेशा अलग रूल लगता है। सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी वाले सारे एक साथ होंगे, लेकिन आई के साथ हमेशा अलग रूल लगेगा। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम लगेगा, पास्ट टेंस में वर लगेगा, ठीक है। और अगर आप हैव हैज यूज करेंगे तो उसमें हैव लगेगा। ये सिर्फ आई के रूल है, ठीक है। अगर आपका जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, आई को छोड़कर अगर ही है, शी है, इट है, तो आपका प्रेजेंट टेंस में इज लगेगा, पास्ट टेंस में वॉज लगेगा।
अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में आर लगेगा और पास्ट टेंस में वर लगेगा, ठीक है। ये दो तरीके से यूज होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का टू बी जो फॉर्म है, ये या तो शेड्यूल करने के लिए यूज होता है, कोई प्लानिंग, जैसे आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास, ठीक है, नेक्स्ट वीक, आई वांट, मतलब इसमें कैसे टू रहेगा, टू बी मतलब बी भी रहेगा क्या? नहीं नहीं, ये टू बी वाला फॉर्म है, ठीक है, टू बी होना जरूरी नहीं है, बी होना जरूरी नहीं है, टू होना जरूरी नहीं है। इज, एम, आई, आर, यू, वाज, सॉरी वाज, वर, ये होना जरूरी है, ये वर्ड्स हैं, ये होना जरूरी है, ठीक है, इनको एक फॉर्म में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये दो तरीके से यूज होते हैं, या तो शेड्यूल करने के लिए, ठीक है, आई विल बी टेकिंग योर क्लास, और योर आई विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आई एम टू कम इन द नेक्स्ट क्लास, ये सारे शेड्यूल करने के लिए, आपका नेक्स्ट या प्लानिंग जो भी है वो शेड्यूल करने के लिए होता है, या फिर कन्वे करने के लिए ऑर्डर, ऑर्डर जैसे इफ आई वांट दी असाइनमेंट टिल नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक मुझे असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू बी प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव। अबाउट आप तब यूज करते हैं जब आप जस्ट किसी चीज को या तो स्टार्ट करने वाले होते हैं या एंड करने वाले होते हैं, ठीक है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू एंड द मीटिंग, ठीक है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, ठीक है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गिव यू द पेपर्स। किसी के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बात करें, कोई चीज जब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तब अबाउट लगेगा, या कोई चीज जस्ट एंड होने वाली है तब अबाउट लगेगा। अबाउट मतलब एकदम मतलब आप एक थिन लाइन पे हैं कि जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है या एंड ही होने वाला है, ओके। नेक्स्ट इज योर ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी वर्ब मतलब वही, राम इज अ टीचर, आई वॉज काम, शी इज 20, मतलब ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं जहाँ पर आपका सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका वर्ब रहेगा प्लस आपका ये रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, सिर्फ यही चीजें रहेंगी और कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ओके। नेक्स्ट इज देयर के साथ जब यूज होगा, देयर देखो तब जल्दी हमने एक प्राइमरी था और प्राइमरी और मॉडल, देयर तब यूज होता है जब आपको अपना नाउन जो है सेंटेंस में उसका प्लेसमेंट बताना हो या फिर उसका जो क्वांटिटी है वो बताना हो, ठीक है, जैसे देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट कमिंग, ठीक है, मतलब कुछ स्टूडेंट है जो आ नहीं रहे हैं, उनका प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, कितने स्टूडेंट है वो बता रहा है। तो जब आपको नंबर या क्वांटिटी बताना होता है या फिर प्लेसमेंट बताना होता है तब आप देयर यूज करते हैं, ओके। टू हैव वाला जो फॉर्म है उसमें रहता है हैव, हैज और हैड। हैव, हैज और हैड कहाँ लगता है? हैव तो आई के साथ तो हैव लगेगा, हैड लगेगा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में हैव, प्रेजेंट में हैव, पास्ट में हैड, ठीक है। बाकी के लिए क्या होता है रूल? वही के साथ हैड चला जाता है पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में, हाँ, और पास्ट में तो वही हैड ही रहेगा ना सबके लिए। हाँ, पास्ट में हैड लगेगा सबके लिए, प्रेजेंट में अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो है हैज, हैव, हैड यूज करके आप सिंपल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। अफर्मेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल स्टेटमेंट जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है व्हेन मैं किसी की बात को नेगेट कर रही हूँ या किसी की बात को हाँ, नो सिर्फ रहने का बात नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पूछा और मैं उसका हाँ रिफ्यूज करना, अगर मैं रिफ्यूज कर रही हूँ, अपोज कर रही हूँ, तब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब हाँ, इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब हैव जो है वो कहीं कहीं लगता है जहां पर आपका मस्ट यूज होना चाहिए। मस्ट जो वर्ड है वो बहुत ही फॉर्मल है, तो अगर आप किसी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं या फिर ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल कोई भी रिपोर्ट दे रहे हैं, तब वहां पर आप मस्ट लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप डे टू डे लाइफ में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई सीनियर ही है लेकिन आप डेली उनको रिपोर्ट भेज रहे हैं या नॉर्मल सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हैं मीटिंग में,
तो उस टाइम में आपको मस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप हैव का यूज करके मस्ट का जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। कैसे? आई हैव टू हैव अ कार लाइक दैट, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए। वो मस्ट का मतलब वही होता है कि तुम्हें ये नेसेसरी है, ये चीज करना ही चाहिए। तो हैव टू हैव अ कार लाइक दैट मतलब मुझे, जैसे आपने, हाँ मतलब वैसी कार मुझे लेनी ही चाहिए या फिर होनी ही चाहिए मेरे पास। शी हैज टू पे हर ओन ट्यूशन फी एट कॉलेज। यहाँ देखिए हैज या हैव टू हैव जो लगा रहे हैं उसको बोलते वक्त स्ट्रेस देना है उस पर, तभी आपको पता चलेगा कि ये मस्ट की जगह यूज हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत प्लेन साउंड करेगा। इस सेंटेंस में मैम कहीं मस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। मस्ट यूज करेंगे जब आप ऑफिशियली बात कर रहे हैं। ठीक है, मस्ट जो है बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है। तो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कर रहे हैं या आपने बहुत, मान लीजिए आप डायरेक्टर सर से बात कर रहे हैं, तब आप मस्ट यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप कोई रेगुलर टीचर से बात कर रहे हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बात कर रहे हैं तो मस्ट एक बहुत फॉर्मल हो जाता है। तो इनफॉर्मल करने के लिए हमने हैव टू हैव या फिर हैज टू करके लिखा है उसको स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर टू डू। टू डू में क्या होता है? डू डज दिस। डू डज दिस जो होता है इसका स्टेटमेंट आप मेरे को बताएंगे कि कहाँ कब यूज होता है। अभी के लिए यू कैन जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स। ठीक है, पहले तो नेगेटिव और इंफॉर्मेटिव के लिए यूज, सॉरी इंटरोगेटिव के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा इसका, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है इसमें, डू आई हैव अ पेन। मतलब अगर आपको कंफर्म नहीं है, मान लीजिए कि डू यू हैव अ पेन पूछ रहे हैं किसी से, तो वो क्वेश्चन हुआ। बट डू आई हैव अ पेन अगर अब मैं अपने बारे में बोलूँ, दैट मीन्स मुझे ही नहीं पता कि मेरे पास पेन नहीं है, तो वो नेगेशन में हो जाएगा। ये डू है ना, डू के बाद जो है वो लगा रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव बन जा रहा है ना। हाँ, पहले आई है, आई की जगह हैव लगा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका बस प्लेसमेंट अगर चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो आपका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इम्फेटिक। इम्फेटिक क्या होता है? इम्फेटिक मैंने बताया था, इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक का मतलब तब होता है जब आप सेंटेंस में अपने इमोशंस बहुत ज्यादा, जब एक्सट्रीम इमोशन आप डाल रहे हैं, ठीक है, तो तब आप एम्फेटिक यूज कर सकते हैं। he does like eggs, he really does, मतलब आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, सेंटेंस में स्ट्रेस डाल रहे हैं कि उसको एग्स जो है वो बहुत पसंद है। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है जो जहां भी बाहर जाता है खाने के लिए, तो या तो उसको एग रोल चाहिए या अंडा भुजी चाहिए, वैसा कुछ कुछ भी एग का ही डालेगा उसमें मेन्यू में। ठीक है, तो उसको एग बहुत पसंद है, उसको वो इमोशन जो है उसका इम्फेक्ट एक्सट्रीम इमोशन उसको जाहिर करने के लिए आप इम्फेटिक यूज करते हैं, इम्फेटिक्स। ठीक है, सेंटेंस आपका तब इम्फेटिक रहेगा। डू का मीन मतलब मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि तो आप बहुत देर से खड़े हैं, ठीक है, और मैं बार बार ऐसे हाथ हिला रही हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर मैं स्ट्रेस करके बोलूंगी ना कि प्लीज अंदर आ जाइए। ठीक है, उसको बोलने के लिए डू कमिंग, मतलब स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप प्लीज अंदर आ जाइए, आप क्यों बाहर खड़े हैं। ठीक है, जब आप पूरा इमोशन के साथ या स्ट्रेस के साथ बोल रहे हैं कोई चीज, तब आप एम्फेटिक लगा सकते हैं डू डज को। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डू और डज जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी और एडिक्वेसी के लिए यूज होता है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी स्थिरता होता है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी स्थिरता हो गई। एडिक्वेसी क्या हो गया? जब आप बहुत ही फॉर्मल, गोविंद कौन है आपकी क्लास का है? हाँ, कोई बात नहीं, जब आप कोई एडुकेसी मतलब कि आप कोई मैनरिज्म के साथ किसी को बोल रहे हैं, कोई मतलब एकदम तमीज से बोलना चाहते हैं किसी को अच्छे से, तब आप डू यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन है, ये सारा सेंटेंस एग्जांपल नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, हैव यू अ टॉर्च? आई हैवंट गॉट अ टॉर्च, मतलब क्या आपके पास टॉर्च है? मेरे पास टॉर्च नहीं है। विल अ मैच टू, मतलब क्या आप मतलब अगर मैं पूछूं कि मेरे घर मेहमान आए, ठीक है, मैं अगर पूछूं कि क्या आप चाय लेंगे, तो बोले नहीं मुझे चाय नहीं पसंद है, तो मैंने कहा कि फिर आप कॉफी लेंगे? कॉफी भी है, बोले हाँ ठीक है कॉफी लेंगे। ठीक है, तो when you are having a regular conversation and you are being polite to someone, ठीक है, आप मैनर्स दिखा रहे हैं, किसी को एडिकेसी दिखा रहे हैं, तो आप इस तरह का सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। विल अ मैच डू, विल कॉफी डू। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट लाइक शोइंग एन अल्टरनेटिव रिस्पेक्ट, ठीक है, अगर मतलब आपके पास कोई चीज उसने मांगी नहीं है
तो आपने एक रिस्पेक्टफुली तरीके से बताया कि हाँ मेरे पास ये है, ये चलेगा, ठीक है, तो उसको भी डू के साथ आप यूज कर सकते हैं। टू डू जो होता है उसको वो कंसर्न में भी यूज कर सकते हैं। कंसर्न में कैसे यूज करेंगे? कंसर्न मतलब क्या होता है? कंसर्न मतलब क्या होता है? कंसर्न में होता है वो नहीं जोड़ना। नहीं, कंसर्न मतलब होता है कि व्हेन यू आर माइंडिंग समवन, हाँ कंसर्न मतलब लिटरल मीनिंग होता है चिंता करना किसी के बारे में, ठीक है। तो अगर कंसर्न यहाँ पर जो यूज हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि आप किसी के मतलब बारे में पूछताछ कर रहे हैं या किसी के बारे में पता करना चाह रहे हैं, वो हाँ तो वो आपका बिजनेस जो है नहीं है, आप किसी और के काम में अड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को लिए भी आप डू यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो मैं मना कर दूं उसको लड़ने से, तो हो सकता है कि वो बोल दे कि हाँ आपका नहीं है उसमें कोई, हाँ तो कैसे बोलेगा? डू माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज, राइट, आप अपना काम से काम रखिए, ठीक है। तो उसी तरह कंसर्न के लिए आप यूज कर सकते हैं।